हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने कुछ पढ़ा था पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोकार्बन हम किनको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, या फिर इनके डेरिवेटिव्स को भी हम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था अल्केन्स का। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो हमने डिस्कस किए थे, मतलब अल्केन्स के अंदर हमने पढ़ा था इनके सोर्सेज क्या हैं, इनको पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। दो मेथड उनके अंदर बताए थे आपको। पहला कौन सा था? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि जब हम हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड करते थे अल्कीन्स के अंदर या अल्काइंस के अंदर, तो उनका जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी कन्वर्जन हो जाती थी सिंगल बॉन्ड के अंदर, और ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते थे? अल्केन्स, जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हों कार्बन के, वो अल्केन्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने दूसरा मेथड पढ़ा था रिडक्शन का। अब रिडक्शन में क्या था? इसमें भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थी। फ़र्क क्या था हाइड्रोजनेशन में और रिडक्शन में? कि जब हाइड्रोजनेशन करते थे तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते थे, जब रिडक्शन करते तो एटॉमिक हाइड्रोजन, या फिर उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये प्रेपरेशन मेथड तक आपने कल पढ़ लिया था। अब जो आज आपने पढ़ना है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन्स की, और उसके बाद कुछ इसके केमिकल रिएक्शंस हमने दो पढ़ने हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अल्केन्स की। तो सबसे पहले जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था और पूरा उसका टॉपिक भी डिस्कस किया था, होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या थी? कि एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उसको आप क्या कहते थे? होमोलोगस सीरीज़। जैसे अल्केन्स हैं, अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं पहले से लेकर लास्ट तक सबकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल क्या होंगी? सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक है, मीन्स के जैसे मीथेन है CH4, उसके बाद इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है 10। ये सारे के सारे कंपाउंड C1 से लेके C4 तक ऐसे कंपाउंड्स अल्केन्स के जिनके अंदर 1 से लेके 4 तक कार्बन है, और सारे के सारे किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैशियस स्टेट के अंदर। गैशियस स्टेट मीन्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। आपने 9th में पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो रिलेट करती हैं विद द फिजिकल स्टेट, उनको आप क्या कहते थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्योंकि ये स्टेट के साथ रिलेट कर रही हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, उसके बाद जो कार्बन 5 से कार्बन 10 तक के कंपाउंड्स हैं, मतलब वो आपके स्टार्ट हो गए पेंटेन से डिकेन तक, वो सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद जो कार्बन 10 से ऑनवर्ड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्यों पहले कंपाउंड्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में, फिर लिक्विड में, और फिर इसमें सॉलिड स्टेट में? इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होते हैं, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होता है, कार्बन का नंबर इंक्रीज़ होता है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती हैं? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएंगी, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आएंगे, इनकी स्टेट के अंदर भी चेंज आएंगे। तो पहले वो गैसियस स्टेट के अंदर है 4 कार्बन तक, उसके बाद 10 तक वो लिक्विड में रहे, उसके बाद जब ऑनवर्ड्स आगे चले तो वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जितने भी ऑर्गेन इसके हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन, ये सारे के सारे पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, पानी के अंदर ये हल नहीं होते। उसकी रीज़न क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर है। उसकी रीज़न क्या है? इसमें आपने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये आपने प्रिंसिपल पढ़ा था उसके अंदर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उसका मतलब क्या था कि एक जैसे कंपाउंड ही एक दूसरे के अंदर हल करेंगे। मसलन जैसे पोलर इन नेचर कंपाउंड्स होंगे वो किन को अपने अंदर हल करेंगे? पोलर को। जो नॉन पोलर इन नेचर होंगे वो किन को हल करेंगे? नॉन पोलर को। अब वाटर क्या होता है? पोलर। पानी जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, लेकिन जो ये हाइड्रोकार्बन है ये इन नेचर क्या होते हैं? नॉन पोलर। अब ये दोनों लाइक नहीं है, एक दूसरे जैसे नहीं है, अलग है एक दूसरे से, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर भी हल नहीं होंगे।
इसी वजह से दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसका रीज़न क्या है? इनकी नॉन पोलैरिटी के, ये क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इस वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जैसे जैसे हम कार्बन 1 से ऑनवर्ड्स मूव करते जाते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मैस क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था? रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, मैस ओवर वॉल्यूम। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होने से क्या हो जाती है? इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और मैस आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो एक के बढ़ने से दूसरी डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज हो रहा है, कार्बन 1 से कार्बन 10 फिर 14 15 जितने भी कार्बन आप इंक्रीज करते जाओगे उसी हिसाब से आपके कंपाउंड्स की जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया अब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज के अंदर आप मूव करते हो नीचे की तरफ, मसलन आप मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे कंपाउंड जब आप स्टडी करते हो तो ये पहले वाले का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा, तीसरे का उससे ज़्यादा होगा, चौथे का उससे ज़्यादा होगा। अब इसकी क्या रीज़न है? वही जो पहले हमने पढ़ी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसकी वजह से इनको मेल्ट करना या बॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मैस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बिकम मोर विस्कस विद इंक्रीज इन साइज, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाता है इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी हम कहते हैं गाढ़ापन। जैसे पानी है, पानी और शहद को अगर आप किसी एक सरफेस के ऊपर छोड़ दो तो पानी क्या करेगा? फ़ौरन से नीचे की तरफ बह जाएगा। मिसाल अगर इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरह से सरफेस है, अगर तो स्ट्रेट सरफेस है फिर तो दोनों चीज़ें मूव नहीं ना करेंगी, वहीं पर रुकेंगी। लेकिन अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो वहाँ से पानी क्या करेगा? फ़ौरन से नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन शहद जो है उसको क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी रीज़न क्या है कि वो क्या होता है? विस्कस इन नेचर होता है, और जिस चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसका रेट ऑफ फ्लो कम होता है। तो यही वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव करोगे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर एल्केन्स की, तो क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है इस वजह से उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसका लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? बिकम लेस फ्लेमेबल विद साइज। अब देखें जो शुरू के एल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन या प्रोपेन, ये मोस्टली फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूल क्या है? फ्यूल के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जलाने के काम आते हैं। अब शुरू में तो ये जलाने के काम आ रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे होमोलोगस सीरीज के अंदर, जितना ज़्यादा मैस बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा, उतनी इनकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब ये जलेंगे नहीं थे। तो आप जब कार्बन 10 से ऑनवर्ड्स मूव करोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी आ जाए हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स ऐसे आ जाए जो बिल्कुल ही नहीं जलते होंगे। तो इस वजह से ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 में वो क्या बता रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस और साइज देयर फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस, कि वो डिक्रीज हो जाती है फ्लेमेबिलिटी, वो इतने ज़्यादा जलाने के काबिल नहीं रहते। ये होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसमें पहला रिएक्शन जो आपने पढ़ना है 9th क्लास में वो क्या है? हैलोजिनेशन। अब जैसे हाइड्रोजिनेशन आपने पढ़ा था, इसका प्रेपरेशन मेथड है, उसमें क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको आप क्या कहते थे? हाइड्रोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन है, हैलोजेंस क्या होती हैं? इनको आप X से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके अंदर क्लोरीन आती है, ब्रोमीन आती है, आयोडीन आती है और फ्लोरीन, ये बेसिक हैलोजेंस हैं, ठीक है? ये आपकी बेसिक हैलोजेंस हैं। इनमें भी ज़्यादातर जो रिएक्शंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इनको आप ज़्यादा हैलोजिनेशन के अंदर इस्तेमाल करोगे। अब हैलोजिनेशन प्रोसेस क्या है? ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये हैलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं आया, एब्सेंट है, तो उसकी जगह कोई टीचर दूसरा आके उसकी जगह पढ़ा देता है आपको अपना, या फिर आपकी क्लास में आपको वैसे वो आपसे कोई चीज़ या कोई बात डिस्कस कर लेता है, तो वो क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट टीचर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप हैलोजन देखें, उसको पहले हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि हमने हैलोजिनेशन करनी है, अल्केन्स की करनी है, तो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन को ना मीथेन, CH4
4, ठीक है। इसकी आपने हेलोजिनेशन करनी है। हेलोजिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर जो सबसे बेसिक हेलोजन ऐड होती है वो क्या है, क्लोरीन, Cl2। गैसियस स्टेट के अंदर आप इसको इसके हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड करते हो। अब कैसे एडिशन होती है इसकी, अब इसके 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कि अगर आपके पास डार्क कंडीशंस हैं तब क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा, जब आपके पास डिफ्यूज सनलाइट है, मींस कि इतनी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट नहीं है, कुछ हद तक रोशनी सूरज की मिल रही है, आपको उसकी हीट मिल रही है, वो क्या होगा, डिफ्यूज सनलाइट। उसके बाद थर्ड कंडीशन कौन सी है कि जब आपके पास ब्राइट सनलाइट होगी। अब देखिए जब डार्क होगा ना, मीन्स आपके पास सनलाइट बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आपने आगे जाके सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं इस तरह से, वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। अब फ्री रेडिकल का जो रिएक्शन है उसमें लाजमी है कि सनलाइट मौजूद होगी। आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। उसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन के लिए लाजमी है कि क्या मौजूद हो, सनलाइट और हीट मौजूद हो। अब यहाँ पे अगर डार्क होगा इसका मतलब है इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, और जब फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो ये टोटल का टोटल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो दूसरी कंडीशन, ब्राइट सनलाइट अगर हो जाती, बहुत तेज़ रोशनी है सन की, सूरज की बहुत तेज़ रोशनी, तब क्या होगा। अब देखिए तब क्या होगा, ये जो मीथेन है आपका वो क्लोरीन के साथ फ़ौरन से रिएक्ट करेगा। मैं इधर लिख देता हूँ आपको कि अगर ब्राइट सनलाइट होगी तो तब क्या होगा इस रिएक्शन में। उस कंडीशन में ये मीथेन फ़ौरन से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कार्बन की फॉर्मेशन करेगा और साथ में HCl मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन है दूसरी। पहली क्या थी, डार्क के अंदर, डार्क के अंदर तो रिएक्शन ही ना होगा। दूसरा क्या है, ब्राइट सनलाइट के अंदर, ब्राइट सनलाइट के अंदर रिएक्शन तो होगा लेकिन इतनी स्पीड से होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि फ़ौरन से कार्बन बनेगी और साथ में HCl वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब इसमें कोई इतना खास फ़ायदा नहीं हुआ इस रिएक्शन का, लेकिन अगर डिफ्यूज सनलाइट है, हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। तो इसके नतीजे में अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ इसका डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट, अब उसके नतीजे में क्या होगा कि स्लोली स्लोली सब्सटीट्यूशन होगी। मीन्स यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, इन 4 हाइड्रोजन की क्या होगी, सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसमेंट होगी इनकी। यहाँ से एक क्लोरीन आके कार्बन के साथ अटैच होगा और इसको कन्वर्ट कर देगा CH3Cl में। अब वहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इस क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, HCl, ठीक है। इस तरह से इसका पहला जो इंटरमीडिएट बना वो ये बना, इसको आप क्या कहते हो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये आपका पहला कंपाउंड आ गया। उसमें क्या था, डायरेक्ट कार्बन बन रही थी ब्राइट सनलाइट में, साथ HCl रिलीज हो जाता था। इसमें क्या है, डिफ्यूज सनलाइट में आपके कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जो आपके रोजमर्रा के अंदर काम आ सकते हैं जिंदगी के अंदर। अब जैसे पहला, अगर एक क्लोरीन अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट हुआ है, अगर इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, डस्टर की चले ऐसी गल। अब देखो मीथेन जो है CH4, इसके साथ जब Cl2 ने रिएक्ट किया तो मैं इसको अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ इस तरह से, ताकि आपको समझ भी आए ठीक तरह से कि कार्बन के साथ इस तरह से मैं अगर शो कराऊँ हाइड्रोजन पे, कोई इतराज़ तो नहीं है इस तरह से बनाने का, Cl और Cl इस तरह ओपन स्ट्रक्चर इनको बना दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ से सपोज करें कि इस हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देता है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, HCl। यही मैंने ऊपर रिएक्शन आपको लिख के बताया कि इस तरह से आपको वो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जन होगी HC, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन अब इस हाइड्रोजन की जगह किसने ले लिया है, क्लोरीन प्लस HCl। ये आपका पहला हिस्सा हो गया, पहला इंटरमीडिएट
कंपाउंड आपका बन गया। दूसरा पार्ट इसका, अब इसी को यूज़ करना है हमने, जो सेट हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट बना है उसको यूज़ करना है। वो क्या है हमारे पास CH3Cl, इसके साथ दोबारा से दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, Cl2 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, कंडीशन सेम है इसके अंदर, डिफ्यूज सनलाइट, इसके अंदर भी डिफ्यूज सनलाइट है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वही जो पहली कंडीशन में हुआ है कि क्लोरीन का एक एटम जाके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, जिसकी वजह से वहाँ से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन की प्लेस किसने ले ली, क्लोरीन ने, और यहाँ पे हो जाएगा अब Cl2 प्लस HCl। अगर इसको भी ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरह से आपका कंपाउंड था कि CH यहाँ पर Cl प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हुआ, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इस क्लोरीन ने जाके उसको अपने साथ अटैच करके HCl की फॉर्मेशन कर दी। अब ये आपका हो गया दूसरा इंटरमीडिएट, इसको आप क्या कहोगे, डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये आपका सेकंड इंटरमीडिएट, पहला क्या था मिथाइल क्लोराइड और सेकंड क्या आ गया, डाई क्लोरोमीथेन। डाई का मतलब दो, क्लोरो मीन्स क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं किसके अंदर, मीथेन के अंदर, दो ही है ना, ये देखिए Cl2 और CH2 ये मिल के क्या बना रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद नेक्स्ट इसके आ जाता है थर्ड इसका पार्ट। थर्ड में आप इस इंटरमीडिएट को यूज़ करोगे CH2Cl2 को, इसको हम यूज़ करते हैं CH2Cl2, दोबारा से किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल दोबारा से इसके साथ अब रिएक्ट करेगा, कंडीशन सेम, डिफ्यूज सनलाइट। अब यहाँ पे भी एक क्लोरीन एटम जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 के अंदर प्लस HCl वहाँ से रिमूव। अब देखो इसको भी अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका कि CHCl प्लस क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन, ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ अटैच और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव और ये क्लोरीन जाके उसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा, HCl। तो इस तरह से आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये होगी तीसरी इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब देखें ना, जो ब्राइड में हमें सिर्फ एक कंपाउंड मिल रहा था, उसकी निस्बत ये ज़्यादा सही रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर हमें तीसरा इंटरमीडिएट भी मिल गया है। अब ये जो आपका कंपाउंड है इसको आप क्या कहते हो, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको आप कहते हो क्लोरोफॉर्म। नाम सुना है कभी क्लोरोफॉर्म का पहले? किसके लिए यूज़ होता है, एनेस्थीसिया के लिए। जो आप जो मेडिसिन के अंदर एनेस्थीसिया की टर्म की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी को बेहोश करने के लिए। मीन्स के जब मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, किसी को ऑपरेट करना हो तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको उस पेन महसूस ना ऑपरेशन के दौरान। इसके हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला क्या है CHCl3। उसके बाद नेक्स्ट अब अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है इसके अंदर, इसका मतलब है अभी भी इसकी सब्सटीट्यूशन हो सकती है। जब तक हाइड्रोजन मौजूद है इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैरी ऑन रहेगा। अभी फिर इसका चौथा रिएक्शन हम करते हैं कि CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 गैस, इसके जो क्लोरीन गैस है वो तो साथ साथ चलती आ रही है ना, और उसके बाद कंडीशंस भी सेम टू सेम वही रहेगी, डिफ्यूज सनलाइट। अब इसकी प्रेजेंस में भी क्या होगा कि क्लोरीन का एक एटम जाके कार्बन के साथ अटैच होगा और लास्ट वाले उसको हाइड्रोजन को भी वहाँ से रिमूव कर देगा और कन्वर्ट कर देगा उसको CCl4 के अंदर प्लस HCl। अब देखिए ये जो कंपाउंड आपके पास आया है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, ट्राई का मतलब 3, 2 डाई का मतलब 2 और टेट्रा का मतलब 4। आपने वो जो अगर आपने टीवी में कभी वो देखा होगा कमर्शियल उसका हलीब वालों का या कोई और दूध की कंपनी का, तो वो अक्सर लिखा होता है कि टेट्रा पैक। टेट्रा पैक का मतलब क्या होता है कि उसकी 4 लेयर्स हैं, जिस पैकिंग के अंदर वो दूध आप तक पहुंच रहा है उसकी कितनी लेयर्स होंगी, 4 होंगी। 4 लेयर्स के अंदर उसको उन्होंने बांटा होता है। अब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये आपका इसका इस पूरे रिएक्शन का लास्ट वाला कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, मीथेन
क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन डिफ्यूज सनलाइट, अगर तो ब्राइट सनलाइट में करेगा तो फिर तो कार्बन और HCl बनेगा, तो इतने इंटरमीडिएट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर डिफ्यूज सनलाइट में करता है तो पहला सबसे मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, सेकंड वाला डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, थर्ड वाला क्लोरोफॉर्म और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 4 कंपाउंड्स आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान मिलते हैं। अब रह गया आपका कंबस्शन। अच्छा, अब इसका दूसरा रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब ऐसे क्या होता है, आम जुबान में हम जलाने के अमल को कंबस्शन कहते हैं। मसलन जो इंजन है, वो भी आपके जो बाइक्स का इंजन है उसको क्या कहते हैं, कंबस्शन इंजन होता है उसके अंदर भी। अब उसके अंदर कंबस्शन होती कैसे है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल का बर्न करना क्या कहलाता है, कंबस्शन। अब देखिए जैसे मीथेन है CH4, इसको आप बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, या फिर इसको आप हीट भी कह सकते हो कि हीट की सूरत में ये वहाँ से रिलीज आउट हो जाती है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास, मसलन आपने सुना होगा, अक्सर आपको लोगों ने कहा होगा कि जब आपने हीटर वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल करना है तो कमरे की जो खिड़कियाँ हैं वो थोड़ी सी खुली छोड़ दें या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दें, ताकि अब वो गैसेस का एक्सचेंज होता रहे। अब उसका रीज़न क्या है, अब ये जो जितना भी फ्यूल है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसी भी चीज़ कंबस्शन के लिए ना 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दूसरा, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे उसको हमने जलाना है, मतलब इग्निशन देनी है, ये दूसरा है, ठीक है। इग्निशन जो है वो सेकेंड इसका ज़रूरी पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट मिसिंग होगा तो कभी भी कंबस्शन नहीं होगी। मसलन अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है इस कमरे में, फ्यूल भी है, लकड़ी क्योंकि लगी हुई है चेयर्स के अंदर और टेबल्स के अंदर, तो ये जो लकड़ी है ये एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी मौजूद है, फ्यूल भी मौजूद है, इग्निशन नहीं है। अगर हमारे पास कोई लाइटर नहीं है, कोई हम उसको जलाने के लिए चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बेकार है, जलाने के लिए हम इसको नहीं कर सकते, जलाने का मन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आपके पास इग्निशन मौजूद है, आपके पास फ्यूल मौजूद है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तब भी बर्निंग नहीं होगी। मतलब उसकी आप एग्जांपल कैसे ले सकते हो, एक कैंडल जलाओ, ठीक है, उसको जलाओगे जब तक ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होगी, आप ऊपर उसके एक ग्लास रख दो उसको इन्वर्ट करके, जब आप ग्लास रखोगे तो जब तक तो ऑक्सीजन थोड़ा सा उसके अंदर मौजूद होगा वो जलती रहेगी। जैसे ही उस इन्वायरमेंट के अंदर ग्लास के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो कैंडल भी वहाँ पे बुझ जाएगी। इसका मतलब है 2 कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि अगर इग्निशन ना हो तब भी हम नहीं जला सकते किसी चीज़ को, अगर ऑक्सीजन ना हो तब भी नहीं जला सकते। तीसरी चीज़, फ्यूल ना हो, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, उसके बाद हमारे पास लाइटर भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस इग्निशन को बार बार कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी इन्वायरमेंट के लिए हमें वो चाहिए कंबस्शन के लिए कंडीशन फ्यूल की, वो हमारी पूरी नहीं हो रही, तो तब भी कंबस्शन नहीं हो सकती। तो ये इसकी बेसिक 3 कंडीशन थी। अब दूसरी चीज़ जिस पे हम पहले शुरू में गए थे कि कंबस्शन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना। अब 2 कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन थोड़ा मौजूद होगा या फिर ज़्यादा होगा। अगर तो ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो फिर तो अच्छी कंबस्शन होगी अच्छे तरीके से, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है कंबस्शन के, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जब आप गाड़ियाँ चलाते हो, पेट्रोल को बर्न करते हो, तो वो भी कंबस्शन इंजन क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से भी प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाए, जैसे आपको पहले बताया था कि अगर आपको कहते हैं कि वो खिड़कियाँ या फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें, उसका रीज़न क्या है, क्यों खुला रखें, ताकि हवा का क्रॉस होता रहे। हवा का क्रॉस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अंदर कमरे के अगर आपने बंद कर दिया तो एक लिमिटेड अमाउंट हो जाती है ऑक्सीजन की कमरे के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब तक तो वो ऑक्सीजन बनने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा, हीटर के अंदर वो चलता रहेगा, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कौन सी गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ये आपके हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की जगह अटैचमेंट हो जाती है इसकी। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड का वो पार्ट है जो आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक ऑक्सीजन लेके जाता है।
अब जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है तो आपको थोड़ी देर के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फिर ऐसा होगा कि आप सो जाओगे, और हो सकता है अगर जल्दी से आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आप पक्के सो जाओ और फिर उठो नहीं। तो ये साइलेंट किलर इसको इस वजह से कहते हैं कि इसका पता भी नहीं चलता और इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है उस फ्यूल को, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेशन कॉज करता है और इंसान की डेथ हो जाती है। ये आपके दो केमिकल रिएक्शन से इसके, एक आपने पूरा डिटेल में पढ़ा, दूसरे का सिर्फ हमने सरसरी सा अंदाज़ा किया है। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।